नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी बाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कक्षा 11 व 12 की पुस्तक पहले लगती थी आरबीएसई बोर्ड में, उसका अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने भाषा और बोलियां पढ़ रहे थे। तो बोली हमने है वो पढ़ ली थी बघेली तक। अब हम पढ़ेंगे अगली बोली छत्तीसगढ़ी। क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी में क्या है देखिए। छत्तीसगढ़ी मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता है। इससे अलग राज्य का दर्जा भी मिल गया है। छत्तीसगढ़ी बोली का जो क्षेत्र है वह है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर एवं नंदगांव के आसपास बोली जाती है। छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य अपने आसपास के अंचल में ही प्रचलित है। इसका कोई विशिष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं है। अगली है मारवाड़ी, जो राजस्थानी भाषा से संबंधित है, जिसे पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है। राजस्थान प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में मारवाड़ी के नाम से बोली जाती है, जैसे जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर व किशनगढ़ के कुछ हिस्से तक यह बोली जाती है। यानी इस बोली का क्षेत्र है वो कौन सा? जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर व किशनगढ़ है। लोक साहित्य में मीरा के पद तथा रासो साहित्य यानी डिंगल भाषा में पाया जाता है। आगे बात करते हैं हम जयपुरी। जयपुरी का दूसरा नाम है ढूंढाड़ी। राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर टोंक, डिगी, मालपुरा, किशनगढ़ आदि में इसे ढूंढाड़ी कहते हैं। इसकी एक शाखा हड़ौती भी के नाम से भी जानी जाती है, जो झालावाड़, कोटा, बारा, हड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। यानी ढूंढाड़ी की बात करें तो ढूंढाड़ी यानी जो राजस्थान के पूर्वी भाग क्षेत्र में इसे ढूंढाड़ी कहा जाता है, जो जयपुर, टोंक, डिगी, मालपुरा, किशनगढ़ में बोली जाती है। इसकी एक शाखा हड़ौती है, जो झालावाड़, कोटा, बारा में बोली जाती है, यानी जिसे हड़ौती क्षेत्र भी कहा जाता है। मेवाती, उत्तरी राजस्थान में मेव जाति के इलाके में यह प्रतिनिधि बोली है। इस प्रदेश को मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। इस प्रदेश को क्या कहते हैं? मेवात क्षेत्र। इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, करनाल आदि में है। मेवात प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मेवाती कहा जाता है। इसकी एक मिश्रित बोली भी है, जिसे अहिरवाटी भी कहते हैं। मालवी, राजस्थान के दक्षिणी भाग मालवा प्रदेश में यह मालवी के नाम से जानी जाती है। इसका क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद इसके आसपास का क्षेत्र है। शौरसेन या बृहत से विकसित इस बोली का लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम भोजपुरी की। भोजपुरी बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र के आधार पर इस बोली का नामकरण किया गया है। इसका विकसित रूप बनारस, शाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर, चंपारण व सारण के आसपास का क्षेत्र है। इसका मुख्यतः लोक साहित्य मिलता है, किंतु हिंदी जगत के सितारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। मगही बिहार के मगध प्रदेश की बोली होने के कारण इसका नाम मगही है। मागधी वंश की यह विकसित बोली है। इसका क्षेत्र है पटना, भागलपुर, हजारीबाग, गया, पलामू के आसपास। लोक साहित्य भी बहुत लिखा गया। अब बात करते हैं मैथिली। मैथिली मागधी वंश की ही विकसित बोली है। इसका क्षेत्र मिथिला प्रदेश होने के कारण इसे मैथिली कहा गया। यह दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर में बोली जाती है। यह साहित्य संपन्न है। वाणी में मधुरता के कारण यह मीठी है। विद्यापति जैसे कवि यहाँ के रससिद्ध कवि थे। गोविंद दास, हरिमोहन जहा, रणजीत लाल इसके प्रसिद्ध साहित्यकार भी रहे।
फिर बात करते हैं पश्चिमी पहाड़ी। यह शौरसेनी अपभ्रंश की विकसित बोली है। यह हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, धर्मशाला, अंबाला के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। फिर आता है मध्यवर्ती पहाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊनी। इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल प्रदेश है। गढ़वाल व कुमाऊं में बोली जाती है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत इसी क्षेत्र के हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। उत्तरांचल का कुमाऊं क्षेत्र कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में यह बोली जाती है। ये थी बोलियों के बारे में हमने बात की। अब बात करेंगे हम हिंदी साहित्य के इतिहास का। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। तो बात करते हैं साहित्य के इतिहास लेखन का मूल प्रयोजन यानी मूल उद्देश्य है वो साहित्य की प्रवृत्तियों व उसकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। इसके आंतरिक व बाह्य संघर्ष की गाथा को सरल व सुबोध भाषा में वर्णित करना है। साहित्य की प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक भाव सामंजस्य बिठाना तथा जीवन को गति प्रदान करने वाले साहित्य की समाज में क्या भूमिका है इसे बतलाना। है और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराना साहित्य का इतिहास का प्रयोजन है। साहित्य इतिहास का प्रयोजन यानी साहित्य के इतिहास का उद्देश्य यही है। अब बात करते हैं इतिहास शब्द की उत्पत्ति। इतिहास शब्द बना कैसे? तो इति धन हाथ से बना, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही था। यदि साहित्य के इतिहास के साहित्यिक दिग्दर्शन कहा जाए तो अनुचित नहीं, क्योंकि यह वर्तमान और अतीत के पक्षों को उजागर करता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का मूल उद्गम उसके कार्मिक विकास को समझाता है। साहित्य का इतिहास अपने विकास क्रम का अध्ययन करता है, समाज का ध्यान केंद्रित करता है। साहित्य का कालक्रम, नामकरण, उसमें योगदान देने वाले कवि लेखकों का सहयोग व तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करता है, जो समाज के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उसके द्वारा विकास क्रम के सोपानों और स्तरों को आसानी से समझ सकते हैं। तत्कालीन कवियों की काव्य कला, भाषा शिल्प से परिचय होता है, जो आगामी पीढ़ी के लिए क्या होती है? प्रेरणादायक होती है। अतः साहित्य का इतिहास कवि एवं लेखकों की काल संबंधी विवेचना करते हुए उनकी कृतियों का भी विश्लेषण करता है। अतः साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन विगत युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन करना है, क्योंकि साहित्य का इतिहास मानव की चित्तवृत्तियों का चित्रण तथा समसामयिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार समाज साहित्य को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है। इसलिए साहित्य समाज का दर्पण है, और ये बात है साहित्य समाज का दर्पण है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। अब बात करते हैं हम हिंदी साहित्य के स्रोत। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो स्रोत है उनको दो भागों में बांटा गया है, और वो दो भागों में बांटने वाले थे राम कुमार वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को अधूरा लिखा था, यानी आदिकाल से लेकर भक्ति काल, दो ही काल है उन्होंने लिखे थे। इनके द्वारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास को स्रोतों को बांटने का जो है वो क्या था? पहला अंतः साक्ष्य था, दूसरा बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य क्या होता है? अंतः साक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री में आधारभूत कृतियों में ग्रंथों एवं कवि एवं लेखकों की फुटकर प्रकाशित एवं अप्रकाशित रचनाएं होती है। बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत आता है ताम्र पत्रावली, शिलालेख, वंशावलियां, जनश्रुतियां, कहावतें, ख्यात एवं वचनिकाएं जैसी सामग्री होती है, जो तत्कालीन युग को परिलक्षित करती है। हिंदी साहित्य में अंतः और बाह्य स्रोतों के माध्यम से इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, जिसमें गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, नाभादास कृत भक्तमाल है, ध्रुवदास कृत भक्तनामावली और संतवाणी
संग्रह है। भिखारीदास कृत काव्य निर्णय तथा अन्य कृत्य, यानी भिखारीदास के अन्य कृत्य हैं कवि नामावली, मोद तरंगिणी, श्रृंगार संग्रह। हरिश्चंद्र कृत द्वारा कृत सुंदरी तिलक है। माता दीन मिश्र का कवित्र रत्नाकर है। कई कवियों की कविताओं का परिचय मिलता है। इस प्रकार अंतःसाक्ष्य प्रकाशित रचनाएं एवं अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह होता है। बाह्य साक्ष्य के माध्यम से इतिहासकार अपनी पैनी दृष्टि यानी पैनी नज़र से तत्कालीन परिस्थितियों की खोज कर लेता है। कर्नल टोड द्वारा लिखा गया राजस्थान का इतिहास में चारण कवियों का, काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में अज्ञात कवियों एवं लेखकों का परिचय मिलता है। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की तथा हिंदुओं के धार्मिक दर्शन के सिद्धांतों को निरूपित करते हुए उस समय के कवि लेखकों एवं आचार्यों के विचारों की समीक्षा भी की। ये थे साक्ष्य जिससे हमें हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन है वो कब से शुरू हुआ था उसकी बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय फ्रेंच भाषा के विद्वान को जाता है, यानी सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया था वो फ्रेंच विद्वान के द्वारा लिखा गया था और उनका नाम था गारसा द तासी। उनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द लाल त्रियोत्तर हिंदुस्तानी, जो 1839 ईस्वी में प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय भाग है वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह जो ग्रंथ था वह अंग्रेजी के वर्णों के क्रमानुसार लिखा गया था, यानी इसे क्या कह सकते हैं, इसकी पद्धति अगर आपसे पूछी जाए, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी पद्धति क्या है, तो इसकी पद्धति होगी वर्ण अनुक्रम। कौन सी होगी? तो वर्ण अनुक्रम इसकी पद्धति होगी। ठीक। और इसमें कुल कवियों का जो संग्रह है, हिंदी और उर्दू के दोनों कवियों का जो संग्रह है वो 70 कवि थे। कितने कवि थे इसमें? 70 कवियों का संग्रह किया गया। गारसा द तासी ने प्रथम प्रयास में कवियों की जीवनी, उनके द्वारा रचित रचनाओं का उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया। यह नई दिशा की और प्रथम कदम था। इनका प्रारंभिक प्रयास प्रशंसनीय रहा। यह गौरवपूर्ण गाथा हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा में नींव के पत्थर थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हिंदी भाषा के विद्वान थे शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा, जिसका समय था 1883 ईस्वी, जो दूसरा इतिहास था। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। यानी कितने कवियों का वर्णन किया गया है? तो लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। ठीक। और इसमें कवि इन्होंने जो पद्धति अपनाई थी, यानी बात कर रहे हैं हम किसकी? शिव सिंह सेंगर की। शिव सिंह सेंगर ने भी जो पद्धति अपनाई थी वो पद्धति कौन सी थी? तो उस पद्धति का नाम था वर्णानुक्रम। कौन सी पद्धति थी? वर्णानुक्रम पद्धति थी। वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई। ठीक। जिसमें कवियों की जीवनी, जीवन संबंधी घटनाएं, चरित्रों एवं उनकी कविताओं के संग्रहों को संग्रहित किया गया है। हिंदी इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से लिखा। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1888 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने इस इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया। इस प्रकार का इतिहास पहली बार लिखा गया, किंतु कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिस्र बंधुओं द्वारा की गई थी। यानी यहाँ जो बात बताई गई है, जरूर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था, उसको कालानुक्रम पद्धति में पहला ग्रंथ माना जाता है, लेकिन जो सही क्रमबद्ध में जो लिखा गया था वो मिस्र बंधुओं के द्वारा ही लिखा गया था। लिखने के लिए सबसे पहले कालानुक्रम पद्धति अपनाने वाले अगर आपसे पूछ लिया जाए कालानुक्रम पद्धति अपनाने वाले प्रथम विद्वान कौन है?
विद्वान तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। और वैज्ञानिक दृष्टि से अगर पूछा जाए, यानी सही कालक्रम रूप में लिखा जाए, पूछा जाए, तो उसकी परंपरा है वो मिश्र बंधुओं ने की थी। ठीक, मिश्र बंधु थे जो सुखदेव श्याम बिहारी और कृष्णदेव बिहारी मिश्र थे। इनके द्वारा जो लिखा गया था उसका नाम मिश्र बंधु विनोद था। क्या नाम था? मिश्र बंधु विनोद था। और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वो प्रकाशित हुआ था 1913 ईस्वी में। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। इसमें काल विभाजन भी किया गया और इसी समय हिंदी साहित्य जगत में एक देदीप्यमान नक्षत्र का अवतरण हुआ। उसी समय एक सूर्य का, यानी हिंदी साहित्य के जगत में, संसार में एक नए सूर्य का अवतरण हुआ, जिनका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित कालानुक्रम लिखा। क्या लिखा? कालानुक्रम लिखा। इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। यानी इसी इतिहास को, किसके द्वारा इतिहास लिखा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो इतिहास लिखा गया था, उसी इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रामाणिक प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। हमने अब तक जो ग्रंथों की बात की है वो लगभग 5 ग्रंथों की बात कर ली, इतिहास ग्रंथों की। सबसे पहला लिखा गया था फ्रेंच विद्वान के द्वारा, जो गारसादा तासी ने लिखा, इस्तवार द लाल इतरेतर हिंदुस्तानी के नाम से लिखा, जो 1839 ईस्वी में प्रथम भाग प्रकाशित। इतना याद करना, इसमें और कुछ नहीं याद करना। और इनके द्वारा जो पद्धति अपनाई थी वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें कुल कितने कवियों का प्रयोग किया गया? कवियों का संग्रह था तो 70 था। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा जो इतिहास ग्रंथ था वो शिव सिंह सरोज था, जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया। 1883 ईस्वी में लिखा गया, लगभग 1000 कवियों में पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति। तीसरा जो प्रयास किया गया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। और इसमें एक विशेष बात थी, इसमें जो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था, इसमें केवल हिंदी के कवियों का संग्रह था, हिंदी के कवियों का संग्रह था। ठीक, और हिंदी के कवियों का संग्रह किया गया था। जो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 में पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका पुस्तक के रूप में प्रकाशन कब हुआ, तो 1889 में हुआ था। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कालानुक्रम पद्धति, क्रमबद्ध इतिहास लेखन की जो परंपरा की शुरुआत तो कहाँ से मानी जाती है? जॉर्ज ग्रियर्सन से। लेकिन जो विशेष प्रयास किया गया, सही ढंग से बनाया गया था, वो मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया था। तो मिश्र बंधु विनोद के द्वारा विनोद ग्रंथ था जो 1913 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद हिंदी साहित्य जगत में जो सुव्यवस्थित कह सकते हैं, कालानुक्रम अनुसार कह सकते हैं, और हिंदी साहित्य प्रामाणिक और प्रारंभिक ग्रंथ कह सकते हैं, वो लिखने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था ना, वह किस रूप में लिखा गया था? तो देखिए, यह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? तो 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक, इतिहास की महत्ता को बढ़ा दिया, आगामी लेखकों के लिए सीधा और सरल मार्ग तैयार कर दिया। इनका कालानुक्रम अनुसार न्यायोचित युग अनुरूप इतिहास है, क्योंकि इन्होंने उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर काल विभाजन किया है। अब आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि शुक्ल जी ने इतिहास का जो काल विभाजन किया वो किस आधार पर किया है? तो उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर भी किया है। इस इतिहास में शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा प्रत्येक देश का साहित्य, ये बहुत बार कथन पूछा गया है। उन्होंने लिखा प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए
साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया कथन कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों लिखा जाता है, वो उसके बारे में बताया। और उसमें क्या बताया गया कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ कौन बदलता है, हिंदी साहित्य का इतिहास भी बदलता रहता है। शुक्ल के पश्चात हिंदी साहित्य के प्रवर्ती इतिहासकारों ने हिंदी जगत में अपना योगदान दिया, जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास लिखा गया, जिसमें ऐसे तथ्यों निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया जो लेखन की दृष्टि से नवीन सामग्री एवं नई व्याख्या देती है। और गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा एक कथन कहा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जितनी भी बातें कहेगी उनका हम ये कह सकते हैं कि सबूत के तौर पर यानी प्रमाण के साथ जो खंडन किया था वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही किया था। अन्य लेखकों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में जो हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचनात्मक इतिहास के नाम से, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह इत्यादि ने अपने अध्ययन, शोध प्रबंधन एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास क्रम में नवीन योगदान दिया। अब बात करते हैं हिंदी भाषा पर सांस्कृतिक प्रभाव। तो क्या प्रभाव था? भारत की विशाल धरा पर अनेक परंपराओं के लोगों ने आक्रमण किया, वे यहाँ रच बस गए, उनकी परंपरा भारत की संस्कृति में मिली। भारत की धरती पर वैदिक धर्म के साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म ने मनुष्य को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। जैन धर्म ने इसी सिद्धांत को अहिंसा के नाम से अपनाया, किंतु वैदिक धर्म नष्ट नहीं हुआ। वैदिक धर्म में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन शास्त्रों की रचनाएं हुई। न्याय दर्शन महर्षि गौतम का है, योग दर्शन महर्षि पतंजलि का है, वैशेषिक महर्षि कणाद का है, सांख्य महर्षि कपिल का है यानी कपिल मुनि का है, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी का है, उत्तर मीमांसा वेदांत शंकराचार्य का है, तथा छह वेदांग शिक्षा। जो छह वेदांग वो कौन कौन से देखे? शिक्षा, कलप, निरुक्त, छंद, ज्योतिष व व्याकरण है। इन्हीं के कारण भारत विश्व में जगत गुरु कहलाता है। ठीक, तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय उच्च कोटि के शिक्षा केंद्र बन गए। वैदिक संस्कृति का पूर्ण विकास हो गया। यहीं से विश्व में सृष्टि और परमात्मा की व्याख्या दी गई, आत्मा और माया को व्यक्त किया गया, मनुष्य को सृष्टि के विकास और विनाश को समझाया गया, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान के द्वारा विश्व शांति, प्रेम और सद्भावना की शिक्षा प्रदान की गई। इसी कारण भारत का अस्तित्व आज भी अमिट। संस्कृत के आचार्यों ने संतों, सिद्धाचार्यों, जैन आचार्यों तथा नाथ समुदाय के योगियों द्वारा जनमानस में चेतना का नवीन संचार किया। चित्तवृत्तियों का सात्विक प्रवृत्तियों की ओर मार्गदर्शन किया। इसका प्रमुख श्रेय है भारतीय वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाएं सृष्टि के तत्वों की प्रामाणिक व्याख्या प्रदान करती है। जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी आदि को देवों की संज्ञा देकर सृष्टि के संचालन में इनके सहयोग को प्रदान करने के कारण इनकी स्तुति की गई। यह सत्य जगत विदित है कि इन तत्वों के माध्यम से सृष्टि आज भी संचालित है। ऋग्वेद हमारे साहित्य का मूल है। अब हमें प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि हमारे साहित्य का मूल कौन है, तो ऋग्वेद है। संस्कृत भाषा से पाली से प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई और क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं से उपभाषाएं एवं बोलियां ही हिंदी भाषा के जन्म का कारण है। इसी हिंदी साहित्य पर वैदिक कालीन संस्कृत के शब्दों की अमिट छाप है। जैसे वाल्मीकि, वेदव्यास, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी, भामह, भारवी, भवभूति, विश्वनाथ, जयदेव, माघ, कल्हण आदि कवियों ने तथा अपभ्रंश साहित्य के अनेक आचार्यों के काव्य ने हिंदी भाषा को प्रभावित किया। अब्दुल रहमान, संदेश रासक, जोहिंदू,
कृत परमात्म प्रकाश, धनपाल कृत भविष्यत कहा, पोषप दंत कृत जसहर चरियु, स्वयंभू कृत पौम चरियु, मुनि राम सिंह कृत पौड़ दोहा, हेमचंद्र का शब्दानुशासन जैसी कृतियों का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। राहुल सांकरत्यायन तो इस समय के सरहपाद कवि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, जो क्या है, जो सर्वमान्य भी है। यानी अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि, तो प्रथम कवि कौन है, जिसे सरहपा भी कहते हैं, जिसे सरहपाद भी कहते हैं। ठीक। और अगर आपसे पूछ ली जाए हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना, तो वो कौन सी है, वो है श्रावकाचार। कौन सी है, श्रावकाचार, जो कब प्रकाशित हुई थी, तो 933 ईस्वी की। ठीक। जिसमें जैन से संबंधित रचना है ये। ठीक। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य पर राजनीतिक जो प्रभाव है वो कैसे और किस पर पड़ा। तो राजनीतिक जो प्रभाव है वो है हर्षवर्धन का साम्राज्य 700 शताब्दी के प्रारंभ में छिन्न भिन्न हो गया था। यानी हर्षवर्धन का समय वो 7वीं शताब्दी में छिन्न भिन्न हो गया था। उसके द्वारा शासित राज्यों ने अपनी संप्रभुता प्राप्त कर ली, साथ ही आक्रमणकारियों के लगातार युद्धों से भारतवर्ष की स्थिति को शोचनीय बना दिया। भारत की संगठित सत्ता पतन की ओर जा रही और उस समय इस्लाम राज्य की नींव रखी जा रही थी। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक भारतीय राजनीतिक परिस्थितियां धीरे धीरे क्षीण होती चली गई और इस्लामी शासक हिंदुस्तान पर काबिज हो। युद्धों से आहत भारतीय जनता अपने धैर्य को खो चुकी थी। विदेशी शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव साहित्यिक क्षेत्र पर पड़ने लगा। भाषा में अरबी फारसी के शब्द आ गए। चारों तरफ अराजकता, गृह कलह, विद्रोह, आक्रमण, अशांति, निर्धनता से त्रस्त होकर मानव अपने मन को परम शक्ति परमात्मा के प्रति केंद्रित करने लगा। इस समय 3 बातें प्रमुख थी। कुछ भौतिक सुखों से वंचित होने पर आध्यात्मिक बातें करने लगे, कुछ हिम्मत करके जी जान से दुश्मनों से लोहा लेते हुए प्राण न्यौछावर करने लगे और कुछ मरते मरते भी अपने भोग का परित्याग नहीं कर सके। इस युग में विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। इन परिस्थितियों के बीच चौथी पंक्ति उन लोगों की थी जिन्होंने अपने शौर्य और बुद्धि के बल पर धैर्य को बचाए रखा, ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में अपना विश्वास जगाए रखा। ऐसे वीर धरती के लिए गौरव बन रहे थे। उसी गौरवपूर्ण गाथा का उदय रासो साहित्य से हुआ, जिसमें आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, उनका अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन, शौर्य, वीरता एवं पराक्रम को दर्शाया जा रहा है। राजनीति एक अजीब मोड़ ले रही थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। जन धन की हानि के साथ भारतीय निराशा के सागर में डूब रहे थे। आर्यवर्त की समृद्धि, खुशहाली एवं शक्ति के आसपास से के सीमावर्ती प्रदेश खुश नहीं थे। उनके मन मस्तिष्क में सदैव आर्यवर्त की खुशी छीनने की योजना बनी रहती थी। यह सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश विदेशियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ। यहाँ यवन, आभीर, हूण, कुषाण, मुसलमान आदि जातियां आई। भारत के अद्भुत शौर्य के आगे यवन पराजित हुए, किंतु लगातार युद्धों के कारण 10वीं शताब्दी तक विदेशी जातियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन का एक छत्र साम्राज्य रहा। चीनी यात्री हवेन सांग जब आया तो भारत के वैभव को देखकर वह चकित रह गया। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के भारत को लूट कर ले गया। गजनवी के बाद भारत में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी
ने आक्रमण किया, तब पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का त्राइन में 1191 में पहला युद्ध हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ। किंतु दूसरे ही वर्ष 1192 में शहाबुद्दीन गौरी त्राइन के मैदान में फिर आ डटा और यह भारत के लिए एक निर्णायक युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और गौरी की विजय। इन युद्धों के कारण जनता और पिस गई, आर्थिक संकट से जूझ रही थी, अकाल और भूखमरी से आहत थी, सम्राट युद्ध में व्यस्त थे, गुलाम प्रथा का बोलबाला था, स्त्रियों को बाजार में खरीदा और बेचा जाता था, दास प्रथा का प्रचलन हो रहा था, गुलाम वंश में खिलजी वंश तक भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। अकाल और गरीबी के कारण हिंदुओं को दुख भोगना पड़ता था। अमीर खुसरो इसी युग के कवि थे। उन्होंने इसमें अपनी प्रसिद्ध कृति खुसरो की पहेलियां लिखी। तरवर से एक त्रिया उतरी उसने बहुत रिझाया, बाप को उससे नाम जो पूछा आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बुझ पहली गोरी अमीर खुसरो यो कहे अपना नाम न बोली निम्बोरी। फिर बात करते हैं हम सामाजिक स्थिति का प्रभाव। इसकी बात करेंगे अब सामाजिक स्थिति का प्रभाव। तो सामाजिक स्थिति का प्रभाव क्या पड़ा था? तो राजनीतिक परिस्थितियों के साथ सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन आ रहा था। जनता का शासकों प्रति विश्वास समाप्त हो गया था। तो धर्म के मठाधीशों के प्रति निराशा ही हाथ लगी रही थी। चारों तरफ असहायता और लाचारी नजर आ रही थी। ऐसे में अंधविश्वास, जाति पाति का भेद और बढ़ गया। समाज में असामाजिकता, अत्याचार एवं अनुशासनहीनता का वातावरण फैल गया। स्त्री के प्रति और भी अन्याय होने लगा। नारी वस्तु की भांति खरीदी और बेची जाने लगी। सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा की परंपरा ने जोर पकड़ लिया। ढोंगी संत महात्मा व्यक्तियों को धर्म का भय दिखाकर ठग रहे थे। निर्धनता जनता के लिए अभिशाप बन चुकी थी। अकाल, महामारी, आक्रमण के कारण फसलों को नष्ट करना, जनता को मारना काटना आदि बातों ने समाज को विकट परिस्थितियों में डाल दिया। गरीब गरीब बन रहे थे और धनी धनवान बनते जा रहे थे। इस समय केवल साहित्य के द्वारा ही आशा का संचार किया जा रहा था। अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना हो रही थी, जिसके माध्यम से धर्म, नियम, नैतिकता पुनः समाज में अपना स्थान जमा रही थी। 7वीं शताब्दी के अंत में और 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला। पल्लव शासकों ने शिल्पियों एवं चित्रकारों को सम्मान देना शुरू कर दिया। मद्रास म्यूजियम के चोल ताम्रपत्र के अनुसार कांचीपुरम के बुनकरों को उनकी व्यापारिक कलाओं के कारण वैसे व्यापारियों जैसा सम्मान मिलना शुरू हुआ। बुनकर जुलाहे कपड़े का व्यापार करने लगे। दक्षिण में वैष्णव आलवार संतों के उच्च वर्ण एवं निम्न वर्णों के संत आपस में मिलजुल कर रह रहे थे। समाज में सामाजिक सद्भावना का संदेश दे रहे थे। निम्न वर्ग सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने के लिए एक नया मार्ग ढूंढने के लिए प्रवृत्त हो रहे थे। इसी समुदाय के कांचीपुरम नामक संत बहुत प्रतिष्ठित हो रहे थे। समाज में रामानुज आचार्य के विशिष्ट अद्वैतवाद, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का दर्शन जीवन दर्शन को प्रकट कर रहा था। अद्वैतवाद के शंकराचार्य जगत को मिथ्या परिवर्तनशील मानते और ब्रह्म को सत्य मानते हैं। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और रामानुज आचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद में जगत को शरीर और ब्रह्मा को शरीरी मानते थे। रामानुज आचार्य के शिष्य रामानंद जी ने भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर में लाने का कार्य किया। तो ये था प्रभाव, यानी किसका किस पर प्रभाव पड़ा। जैसे हमने बात की हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा पर सांस्कृतिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, ये हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे आदिकाल की पृष्ठभूमि, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जो क्लास होगी वो आदिकाल की पृष्ठभूमि पर हम करेंगे। ये जो क्लासें अपलोड की जा रही है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो सारा का सारा
जो आरबीसी बोर्ड की पहली हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के नाम से एक पुस्तक लगती थी, उसका ही अध्ययन हमें कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।